जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका पुनः स्वागत करता हूं अपनी चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम हाइड्रोकार्बन लेसन का लेक्चर 2 लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं मैं। और देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं। इसके बारे में लेक्चर फर्स्ट में आपसे चर्चा हो चुकी थी, जान चुके थे हम हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन कहलाते क्या हैं, इसके बारे में हमारी लेक्चर फर्स्ट में चर्चा भी हो चुकी थी। तो आज हम हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 2 लेके आए हैं। और लेक्चर 2 में हम क्या देखेंगे, आप ध्यान से देखें तो वहाँ हमारा कहाँ तक हो चुका था। हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लिया था, नामकरण भी देख लिया था, बहुत सी चीज़ें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जान चुके थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधियाँ भी जान चुके थे। सेकेंड बार हम बहुत सी विधियाँ कर चुके थे और उन विधियों के बाद हम आगे चलते हैं होना क्या है इस लेसन में। तो हाइड्रोकार्बन का जो विधियाँ चल रही थी हमारे पहले लेक्चर में, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा लेक्चर फर्स्ट की, आप वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तभी आपको लेक्चर सेकंड भी समझ में आएगा, अन्यथा की दृष्टि से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और मेरी वीडियो भी आपको पसंद नहीं आएगी और डिसलाइक ही करके ही जाएंगे। तो प्रयास ये करेंगे पहले लेक्चर फर्स्ट देखें, फिर सेकेंड देखें, फिर इसके बाद अनुमान लगाएं कि क्या करना है। तो हाइड्रोकार्बन जो लेक्चर दूसरा है, इस लेक्चर दूसरे में हम पहले में भी बनाने की विधियां चल रही थी और सेकंड में भी बनाने की विधियां ही चलेंगी अभी। तो बनाने की विधियां हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम बताते हैं क्या, कौन सी विधि, क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। लेकिन बनाने की विधियां कौन सी चल रही, किसकी चल रही थी, आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बनाने की विधियां चल रही थी आपकी एल्केन की। और एल्केन को हम समझेंगे कैसे, हमने आपको कहा था एल्केन का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के मध्य। समझ लीजिए जो 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 यौगिक हम ऐसा यौगिक बनाएंगे जिनके कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, वो एल्केन ही कहलाएगा। कंप्लीट बात। तो आपका चाहे वो RH बने, फिर चाहे वो R बने, चाहे वो आप फिर RCH2R बने, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये एल्केन की बात हो रही थी। तो क्लीमेंसन अपचयन में होता क्या है, इसमें क्या होता है, सांद्र HCl की उपस्थिति में, सांद्र HCl की उपस्थिति में जिंक अमलगम की उपस्थिति, सांद्र HCl और जिंक अमलगम इन दोनों की उपस्थिति होती है। तो इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड होते हैं, कौन कौन, एल्डिहाइड यानी RCH और होते हैं कीटोन यानी RC डबल बॉन्ड हो इधर R। ये क्या है, ए एल्डिहाइड होते हैं अपने और ये कीटोन्स होते हैं। यानी क्लीमेंसन अपचयन द्वारा हमें एल्कीन बनाना है। तो क्लीमेंसन अपचयन द्वारा होता क्या है, क्लीमेंसन अपचयन कि जब एल्डिहाइड तथा कीटोन का सांद्र HCl तथा जिंक अमलगम की उपस्थिति में अपचयन होता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अपचयित होकर एल्केन बनाती हैं। बात समझ में आ रही। यानी चाहे आपका एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कोई भी सांद्र HCl और जिंक अमलगम की उपस्थिति में यदि अपचयित होगा तो वो एल्कीन बनाएगा। इस विधि को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो अपचयन करेगा, तो अपचयन के लिए हमने लिया हाइड्रोजन, क्योंकि अभी तक मैं आपको इसी बारे में बता चुका हूँ कि H और H2 में अंतर क्या है, कहाँ कौन सा लिया जाता है, इसके बारे में बात हो चुकी है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप एल्कीन बनाना है आपको। तो एल्कीन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे एल्कीन, बात समझ में आनी। और इसी प्रकार हम इसका भी अपचयन कराएंगे जिंक अमलगम की उपस्थिति में। तो देखो पहले बात बता रहा हूँ, यह ध्यान दें, क्या होगा, यहाँ से H लीजिए और इसके ऑक्सीजन को निकाल दीजिए। तो एक ऑक्सीजन H है, तो H थोड़ी निकलेगा, जल निकलेगा। जल के लिए हमने लगा दिया H2, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर जगह खाली होगी, तो बॉन्ड कितने हैं, 2, तो 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। यानी RC डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लगाने 2 हाइड्रोजन लगाने होंगे। यानी एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड में, एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड में, तभी तो पूरी शक्ति होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, RCH2R क्या बन गया, एल्कीन। देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या बना आपका, एल्कीन बन चुका है। यहाँ कितने हाइड्रोजन पूछे हुए, 4, तो 4 लगा दिया। अब इसी प्रकार इसमें इसके ले जाए क्या बनाएगा, H2, तो 2H हुए, 2 लगा दिए पहले, तो 2H से थोड़ा बनाएंगे, 2H और ले लीजिए, तो RCH3 हो जाएगा।
यहाँ भी हम 4 लगाएंगे, क्या बनेगा आर सी एच थ्री, आर सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो ये भी एल्केन और ये भी एल्केन, यानी क्लीमेंसन चेन कहलाता क्या है कि जब एल्डिहाइड तथा कीटोन का जिंक अमलगम की उपस्थिति में सांद्र HCl की साथ क्रिया होती है तो एल्कीन प्राप्त होते हैं। इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। समझ में आ चुकी है? चलो आगे देखो। तो ये कहलाती क्लीमेंसन अपचयन। नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल आपको लेंगे, मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल को। सेकेंड ध्यान देंगे, इस अभिक्रिया पर ध्यान दें, कोल्बे संश्लेषण अभिक्रिया। कोल्बे संश्लेषण अभिक्रिया, कोल्बे संश्लेषण, कोल्बे संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती क्या है? ध्यान दें, इसमें क्या होता है, जब भी हम लिखा रहा हूं क्या, सुन लीजिए, वसा अम्लों के, क्योंकि कोल्बे संश्लेषण एक प्रकार की विद्युत अपघटन विधि है, कोल्बे द्वारा दी गई चीज को, वैज्ञानिक क्या नाम था, कोल्बे। तो वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम, सुनना बात को, वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन द्वारा जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, एनोड पर एल्कीन प्राप्त होते हैं। जैसे कि वसा अम्लों की बात हुई तो हमने वसा अम्लों के यानी CH3COONA ले लिया। अब हमें कैसे पता जी वसा अम्ल है, बात हुई से हमने क्या मान लिया इसको, ये हमने कह दिया कि वसा अम्लों के सोडियम लवण है, तो सोडियम लवण तो समझ में आएगा, ये सोडियम तो ये है, तो सोडियम समझ में आ गया। लेकिन लवण के समझ में, लवण का मतलब होता है, 10th में पढ़ चुके हैं कि समान संख्या में धन और ऋण दे तो वही लवण कहलाता है, यानी सॉल्ट होगा वो, ठीक है, जल अपघटन होगा। तो इसको यदि जल अपघटन कराएंगे तो CH3COO माइनस और प्लस Na पॉजिटिव। तो देखो समान संख्या में माइनस और प्लस दिए तो ये क्या कहलाया, लवण। तो एक बात समझ यानी हमने बात क्या कही, वसा अम्लों के सोडियम लवण। तो हमें बात समझ में आ गई, सोडियम क्यों कहा गया, क्योंकि सोडियम लगा, लवण क्यों कहा गया, हमें समझ में गई, प्लस और माइनस की संख्या एक है यानी बराबर है तो ये लवण। लेकिन वसा अम्ल कैसे, तो वसा अम्ल मैं बता देता हूँ जी। ऐसा वसा अम्ल इसलिए कहा कि जितने भी COOH हैं, COOH वाली COOH, H को अलग कर दिया तो Na लग गया, खत्म, फिर बात कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, जितने भी COOH वाले यौगिक हैं, ये इन COOH का जो यौगिक होता है, सबसे पहले जो यौगिक प्राप्त किया जिसे बोला जाता है पामीटिक अम्ल, वो पामीटिक अम्ल वसाओं से प्राप्त किया गया था, इसलिए इनको वसा अम्ल कहा जाता है। समझ में आई बात मेरी? तो इसलिए इनको क्या जाता है, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसिटेट। नाम क्या है इसका, सोडियम एसिटेट, क्योंकि एसिटिक अम्ल से अलग होगा। तो देखो एक एसिटेट आयन, एक सोडियम आयन ना, जल का अपघटन हुआ यानी कोल्बे संश्लेषण द्वारा दूर टूट गया। अब हमने बात की कैथोड और एनोड, दो चीजें और ध्यान दें, कैथोड और एनोड। कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। तो कैथोड पर माइनस होता है, एनोड पर प्लस होता है। तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, जो माइनस वाला होगा उस पर प्लस वाला आएगा चीज, तो Na प्लस है तो इस पर प्लस वाला आएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस चीज वाली चीज आएगी, CH3COO माइनस। समझ में आएगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अलग किया, बना गया पॉजिटिव, आयन था एटम बन चुका, परमाणु था वो आयन था परमाणु बन चुका, यानी धनायन था उदासीन हो चुका। अब इस Na की क्रिया आप क्या कराएं, जल से कराएं तो हाइड्रोजन का अणु निकल जाता है और NaOH बना लेता है। यहाँ पर लगाएं सोडियम, यहाँ लगाएं, कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए 2 2 4 और 2 दूनी 4, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो क्या बना, बचा CH3COO, उदासीन हो गया। अब एक CH3COO यही लिख लिया हमने, और एक और CH3COO कर लिया हमने, समझ ली दो अणु के रूप में। तो क्या होगा, JCOO और ECOO क्या हो गया, 2CO2, दो कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। अब CH3 क्या लगा दिया हमने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बन गया, H3। कार्बन कार्बन की मत क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या कहलाया, ये एल्केन हमारी बन चुकी है। जी थे कोल्बे संश्लेषण अभिक्रिया।
दोनों समझ में आ चुकी हैं बढ़िया बनन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दें, अब ध्यान दें, अब आगे क्या देखें, जी तो थी अंक की रसायन बनाने की विधियां। अब कुछ जी जब बन चुके हैं तो इनसे किसी की क्रिया करा के देखें हम। तो ध्यान दें कि केमिकल प्रॉपर्टीज और देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ठीक है, ध्यान दें, कैसे ध्यान देंगे, पहली तो हम ध्यान देंगे दहन, समझेंगे बर्निंग बोलते हैं, जलाना, ज्वलन। देखो कोई भी हो, ब्रह्मांड में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं एक सीधी बात बता देता हूँ, हमेशा ध्यान देना, हमेशा हर जगह लगती है, कोई बात नहीं है, कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, यदि उनका हम दहन कराएंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब का हम यदि दहन कराएंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल और तथा ऊष्मा ही निकलेगी। समझ रहे बात को? यानी हम किसी भी एल्केन का, हमने यहाँ लिखा हिंदी में एल्केन, इसे बोलते हैं शाब्दिक समीकरण। क्या बोलते हैं इनको? शाब्दिक समीकरण। एल्केन का हमने क्या किया? दहन। दहन के लिए हमने लिया ऑक्सीजन। तो हमेशा ध्यान देना कार्बन डाइऑक्साइड और H2O साथ में ऊष्मा निकलती है, ये है समीकरण इसका। एल्केन का दहन कराएंगे तो CO2 H2 निकलेगा। अब ऊष्मा थोड़ी मैं व्हाइट बोर्ड में आपको दिखा सकता हूँ, जो बन सकता है वही बता सकता हूँ, ठीक है, जलाऊंगा थोड़ी, वो तो खराब हो जाएगा। तो एल्केन की जगह हमने लिया CH4, इसका दहन कराया O2 लिया। तो ध्यान दें क्या क्या बताया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड जल, तो C और ऑक्सीजन बनाएगा CO2। अब क्या बचा? अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो बचे 4, तो हम यहाँ कर सकते हैं 2H2O। तो ऑक्सीजन संख्या देखो 2 2 4, तो यानी क्या लगा देंगे यहाँ 2O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस में ऊष्मा निकलना ही है, यानी एनर्जी तो आपकी निकलेगी ही। ठीक है, यानी जितनी भी दहन प्रक्रिया होगी, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों में CO2 और H2O ही निकलेगी। जैसे कि एक और देख लें C2H6, इसका भी करा सकते हैं आप। C2H6 ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन हो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कार्बन है कि नहीं है तो बस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक है। इसका भी दहन कराएंगे तो CO2 और जल निकलेगा। करा लेंगे आप, देखें CO2 प्लस H2O, कार्बन यहाँ 2 है, सबसे पहले 2 तो आप लगा ही दें। हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 6, तो यहाँ पर 2 3 तो लगा ही दें, कंप्लीट हो गए कार्बन। और देखो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 3 4 3 7 है, तो यहाँ 7/2 लगा दीजिए, खत्म। तो 2 से 2 कैंसर, बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बात है। तो हो गया दहन। दहन के बाद आगे देखें ऑक्सीडेशन, इसका एल्केन का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन। और देख लें इसका, देखना तो बहुत सी चीजें हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? जो भी एल्केन होगा आपका, मैं हिंदी में बता रहा हूँ पहले, यानी शाब्दिक समीकरण बोलते हैं वर्ड बेसिस के। एल्केन का कभी भी ऑक्सीकरण होगा या ऑक्सीलिटी तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। पहले क्या बनेगा? इस शाब्दिक समीकरण लर्न कर लें आप। एल्केन का यदि ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का यदि ऑक्सीकरण होगा, समझ में बात हो, डायरेक्ट एल्डिहाइड ही बना सकते हैं या पहले हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो पहले एल्कोहल वाला सिस्टम बताता हूँ। देखिए एल्केन लिया, एल्केन से पहले बनाएंगे हम एल्कोहल। जी समीकरण यदि याद कर लेंगे आप हिंदी टाइप में तो आपको ध्यान रहेगा। एल्केन से एल्कोहल और एल्कोहल का फिर ऑक्सीकरण हुआ तो बन गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण हुआ तो बन गया कार्बोक्जिलिक अम्ल। क्या बन जाएगा? कार्बोक्जिलिक अम्ल। क्या बन जाएगा? कार्बोक्जिलिक अम्ल। यानी पहले एल्केन जो होगा, यानी हम यहाँ एक जगह और लिख रहा हूँ, एल्केन का ऑक्सीकरण हुआ तो बनेगा क्या? एल्कोहल। और एल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ तो बना क्या? बनेगा क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ तो बना क्या?
कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्जिलिक एसिड। ये है ऑक्सीकरण, जो हमने आपको शाब्दिक समीकरण से समझाया, जिससे आपको क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरह से मस्तिष्क में बैठ जाएगा और आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यदि हम एल्किन लिया तो एल्किन में हमने चलो सबसे पहले मैथिल लिया, इसका ऑक्सीकरण कराया तो क्या बनेगा? एल्कोहल की बात हुई तो CH3OH बना दिया, क्योंकि यहाँ पर CH4 है, CH3 बनेगा, तो इसके CH3OH बना हमने क्या? HCHO, और फिर क्या होगा? HCOOH। क्या बन गया ये? फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड, और ये मिथाइल एल्कोहल, और ये क्या है? मैथेन। कंप्लीट बात हो गई। यानी मैथेन का ऑक्सीकरण हुआ तो मैथिल एल्कोहल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फॉर्मेल, एक हो गया खत्म। यानी एक ये तो इस बेसिस के आधार पर एक बिल्कुल शानदार तरीके से समझाओ, इससे आपको बहुत समझ में आ जाए। सब अलग कर रहा हूँ मैं सबकी, जिससे आपको मस्तिष्क में बैठ जाएगा, वो बता रहा हूँ सही से। देखो एक बार और देखें, हमने लिया एथेन यानी C2H6, ठीक, इसका किया हमने ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में होता क्या है? ऑक्सीकरण ऐसे ही नहीं हो जाता किसी चीज़ का, ये इसके ऑक्सीकरण उत्पादक होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, जिसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ साथ H2SO4, यानी जब भी हम, ये क्या है अपना? एथेन है। एथेन का हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं। पहले एथेन क्या? एक एल्केन है, नाम में एन आ रहा है, तो एथेन का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के बच में ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो क्या होगा? ऑक्सीकरण लिया हमने, होना क्या है? C2H6 से तो यहाँ पर क्या होगा? जी ऑक्सीजन इसी में जुड़ जाएगा, यानी एल्कोहल का रूप ले लेगा, यानी C2H5OH बन गया एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल जो है, इसकी फिर ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे, तो यहाँ एक 2H यानी एक H इसका, एक H इसका, इसमें रहेगा, और H2 निकाल देगा और बनाएगा क्या? एल्डिहाइड, यानी CH3CH। इस प्रकार इसको टूट जाएगा ये, यानी इस टूट तक किसमें है? CH3CH2OH में। तो यहाँ का एक H, यहाँ का H, और इसकी ऑक्सीजन चला जाता है। समझ में आई बात को? अब इसका एक बार ऑक्सीजन कराएंगे आप, तो क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या? CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है ये? एसिटिक अम्ल। और ये क्या है? एसीटैल्डेहाइड। और ये क्या है? एथिल एल्कोहल। ये क्या है? एथेन। ये था आपके, मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप ध्यान दे सकते हैं। आगे चलते हैं, अलग करते हैं चीज़ को। अब आगे जो चीज़ है वो ध्यान दें, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण यानी हैलोजनीकरण का मतलब है हैलोजन परमाणु से क्रिया, यानी अणु से क्रिया, मॉलिक्यूल से कराएंगे, ना कि एटम से। तो हमने लिया एल्केन RH, ये अपना एल्केन, इसकी क्रिया हमारा क्या होगा? ये कोई भी हैलोजन वाहक होगा, यानी H2, ठीक है, यानी H2 अणु हैलोजन। हैलोजन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? X से। X से हम लिखते हैं हैलोजन को, यानी इसका प्रदर्शित रूप यानी चिन्ह जो होता है वो X होता है, और X की जगह पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। और R क्या है आपका? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप की जगह आपका CH3 आता है, C2H5 भी आता है, यानी H भी आ जाता है। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया, जबकि दूसरा लेक्चर हाइड्रोकार्बन का समझ में आ चुकी है। तो होता क्या है, आप ध्यान दें, F2 है तो क्या होगा? ये है X, इसके H को ले जाएगा तो HX बना देगा। अब बचा क्या? RX, यानी एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये क्या आपका? एल्किन, और एल्किन की ही चल रही बात। तो देखो ऐसा एक नॉर्मल समीकरण है, लेकिन हम आपको यदि बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी हाइड्रोजन होंगे उस यौगिक में उतनी ही बार इसका हैलोजनीकरण होगा। जैसे कि हम बात कर दें कि हमने लिया CH4, सिंपल वाला ले रहा हूँ, CH4 की क्रिया कराई Cl, एक Cl एक H को ले गया, Cl बना दिया, क्या बचा? CH3Cl। इस CH3Cl को फिर ले लिया हमने पुनः यहाँ, फिर Cl2 से क्रिया कराई,
तो क्या होगा, इस Cl को फिर इस Cl या H पे ले जाएगा तो क्या बनाएगा HCl, फिर बच्चा CH2Cl2। समझ में आ गया? अब CH2Cl2 को फिर ले लिया, थोड़ा ध्यान से देखें इसको। CH2Cl2 की फिर क्रिया Cl2 से कराई तो फिर Cl इस H को ले जाएगा तो HCl और फिर CHCl3। जब तक हाइड्रोजन पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित ना हो जाए तब तक हैलोजनीकरण कराते रहिए। अब CHCl3 बचा तो CHCl3 फिर लिया और फिर Cl2 क्रिया कराई तो फिर HCl इस H को ले जाएगा तो फिर HCl और क्या बचा CCl4। इसका नाम क्या हो गया, कार्बन। एक है टेट्रा, Cl4 है, टेट्रा क्लोराइड। कंप्लीट। यानी यह फॉर्म एक ठीक है समझाने का था, यह समीकरण है। समझे? यानी CH4 यानी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ में लगा लिखना है तो CH4 की क्रिया कराई थी, CH4 लिया और प्लस में Cl2 कराया था, बना क्या CCl4 और HCl। तो कितनी बार Cl लिया हमने, 1 2 3 4 तो 4 टाइम लगा दीजिए। यहाँ कितने Cl निकले, 4 तो 4 टाइम यहाँ लगा दीजिए, बन चुका है। वही काम है, एक लाइन में भी है उसमें। यानी जितना हो सके उतना इसको अपघटित करते चले जाइए। ठीक है, जैसे कि आप इसका करके हमें दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे C2H6 की क्रिया Cl2 से। कंप्लीट बात, इसको करके बताएंगे। हैलोजनीकरण हो गया, अलग कर रहा हूँ मैं, लिखना हो तो लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। आगे देखें नाइट्रीकरण, क्या देखना है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण होता क्या है, ध्यान देना। हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं यार मेरी समझ से, हाइड्रोकार्बन से क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु को NO2 क्या कहलाता है, नाइट्रो, NO2 क्या कहलाता है, नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे, करना, नाइट्रीकरण कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? यानी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को NO2 यानी नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना नाइट्रीकरण कहलाता है। देखो नाइट्रीकरण जो क्रिया कराएंगे उसमें योग किस चीज से कराएंगे वो ध्यान देने की बात है। जैसे कि हमने लिया RH, योग हमेशा हम नाइट्रिक अम्ल का कराते हैं, नाइट्रीकरण किससे कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्रिया करती है तो नाइट्रिक अम्ल को हम जब लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, समझना होता है HO सिंगल बॉन्ड NO2। समझ में आ रही है, HO सिंगल बॉन्ड NO2, तो यहाँ पर वही चीज लिखेंगे HO सिंगल बॉन्ड NO2। तो जे एल्किन कैसा है, हाइड्रोकार्बन लेसन चल ही रहा है आपका, तो एल्किन से क्या होगा, इस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर लेंगे किससे, नाइट्रोजन का, यानी OH यही H करोगे तो क्या बनाएगा, H2 तो निकाल ही देगा और क्या बनाएगा RNO2, क्या बनाएगा नाइट्रो एल्केन, क्या बनाया नाइट्रो एल्केन। बात समझ में आई मेरी? ठीक है। अब जैसे कि बात करूं, लिया हमने CH3 और ये H लिख दिया और यह HONO2, तो OH इसका H, H2 क्या होगा, NO2 इसमें जोड़ दीजिए CH3NO2, नाइट्रोमेथिल क्या बन गया यहाँ, नाइट्रो मैथेन। कंप्लीट बात, यानी एल जो हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन है इसमें, नाइट्रो समूह यानी जो HNO3 था वो NO2 लग गया, OH को उससे अलग कर दिया, यानी NO2 को जुड़ना है तो इसने कहा OH से कि तुम जाओ उस H को अलग कर दीजिए, तो बोला ठीक, तुम यह OH इसके साथ चला गया, इसको अलग कर दिया, खुद जुड़ के जाके। मतलब समझने की बात है, जैसा भी समझ सकें, जी नाइट्रीकरण कहलाता है। अब नाइट्रीकरण की बात एक है सल्फोनीकरण, वो और ध्यान दें, सेम होता है
यहाँ पर ध्यान दें, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा, नाइट्रो समूह द्वारा नहीं, सल्फोनीकरण से मतलब SO3H द्वारा प्रतिस्थापित करना सल्फोनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सल्फोनीकरण। देखो सल्फोनीकरण में योग कौन करता है, सल्फोनीकरण में योग करता है H2SO4। कौन करता है, H2SO4। इसकी संरचना क्या होती है, यह जाता है देखो HO में जाएगा और SO3H जाएगा। तो ये सल्फोनिक अम्ल समूह है और OH हाइड्रोक्सिल समूह है, इन दोनों से मिलकर ही बना होता है H2H। तो सल्फोनीकरण में होता क्या है, RH लिया यानी एल्केन लिया, यहाँ पर होना क्या है HO और SO3H, होना क्या है यह OH इसको अलग कर देगा, H2O बना देगा, बचा क्या RSO3H। एल्केन सल्फोनिक अम्ल एल्केन कम की बात, कुछ भी लीजिए, CH3 ले लिया, H लिया भैया, अपना भैया देखो तो भैया, और ये SO3H ये फिर गया इसके पास और SO3 यानी जल निकाल दिया, बोला हटो तुम, मुझे जुड़ना है वहाँ पर, तो भैया इनने अलग कर दिया उसको, एल्केन के साथ खुद जुड़ गया। ये भैया आज की राजनीति। तो समझ में आया, ये सल्फोनीकरण है, मैंने डेफिनेशन भी लिख दी, आपको समझ में आ चुकी होगी और आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और कोशिश ये करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमको पता चले कि आपने हमारी सदस्यता ग्रहण की है। क्योंकि सब्सक्राइब का मतलब ही होता है सदस्यता ग्रहण करना, यानी हमारी फैमिली में जुड़ जाना, यानी हमारे साथ कुछ प्रयास करना। तो ये हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 2 था। पहले भी मैंने कहा था कि आप लेक्चर फर्स्ट को पहले पढ़ लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और पहले वाला लेसन पढ़ लें अवश्य, तब लेक्चर फर्स्ट पढ़ लेंगे तो सेकंड लेक्चर आप समझ में आएगा, चिंतित होकर। तो चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।